आप सभी पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन। आज की प्रेस वार्ता को हमारे बीच में कैबिनेट मिनिस्टर श्री कृष्णलाल पवार जी हैं। ये आज इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मैं उनसे आग्रह करूंगा इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी वरिष्ठ पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इन एडवांस नए साल की मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि नया वर्ष पूरे देश और प्रदेशवासियों के लिए, आप सबके लिए मंगलमय हो, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज की प्रेस वीसी करने का आज का उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी उनके कुछ टूलकिट गैंग आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता बार बार उनका नाम लेकर वाई वाई लूटना चाहते हैं। मैं कुछ आपको अतीत मिलूंगा। जब मैं राज्यसभा में था तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी हाउस में, राज्यसभा में, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, ये चुनाव से पहले की बात है, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले की, जो दलित समाज और पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया था, देश आजाद हो चुका है, अब इसकी आवश्यकता नहीं, क्यों न समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उसको एडिट करके ये चलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं पार्लियामेंट के चुनाव से पहले। फिर उन्होंने संविधान को समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, इस प्रकार का प्रचार किया। लेकिन देशवासियों ने कांग्रेस पार्टी की जो छोटीपन हरकत थी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार से जब संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो घंटे भर का भाषण दिया, उसमें से एक छोटा सा एक वायरल एडिट करके पूरे देश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है। साथियों, मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूं। जब देश आजाद हुआ 1947 में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसमें लॉ मिनिस्टर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके अंदर मंत्री थे। जब बाबा साहब ने पार्लियामेंट में दलितों के बारे में पक्ष में जब बोलना शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उनको रोका और उसी टाइम वो हाउस से रिजाइन देकर बाहर आ गए थे और ये ऐलान किया था कि मैं जनता के बीच में जाकर के, क्योंकि जब भी कोई कानून बनता है, चाहे लोकसभा है, विधानसभा है, उसके अंदर रहकर ही आदमी कुछ कर सकता है, कि मैं बाहर जाकर के अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ूंगा और पूरे देश के दलितों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। 1952 और 1954 जिस प्रकार से भंडारा संसदीय क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा तो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके खिलाफ करने के लिए आए थे। मैं नमन करता हूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जिनके प्रयासों से उनको राज्यसभा में जाने का अवसर मिला था। उसके बाद आज पूरा देश मानता है कि बाबा साहब संविधान निर्माता है, हर पार्टी मानती है। लेकिन देश आजाद होने के बाद क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने 1947 के बाद उनको भारत रत्न नहीं दिया। जब एक गैर कांग्रेस सरकार थी
और उसमें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हम समर्थन करे थे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के प्रयासों से 1990 में उनको भारत रत्न मिला। क्या बाबा साहब का 14 अप्रैल का राष्ट्रीय अवकाश नहीं होना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का अवकाश किया। इसी प्रकार से गणतंत्र दिवस को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या 26 जनवरी उनकी पालकी बेड़े में शामिल नहीं होनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी ने नहीं की। 2016 में नरेंद्र मोदी जी ने बड़े सम्मान के साथ बाबा साहब की जो पालकी है उसको बेड़े में शामिल किया। इसी प्रकार से साथियों, उनका जन्म स्थान मऊ है। शिक्षा उन्होंने लंदन से ली, दीक्षा नागपुर से ली। 26 अलीपुर रोड दिल्ली जहाँ उनका निधन हुआ था, देश के प्रधानमंत्री उस टाइम इंदिरा गांधी थे, उनका संस्कार भी दिल्ली में नहीं होने दिया गया था। बॉम्बे चैत्य भूमि पर जाकर के संस्कार किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद उन पंच जो स्थान है, करोड़ों करोड़ रुपए से और लैंड लेकर के आज उनको पंच तीर्थ स्थान बनाया है, जो देश के लाखों लाखों लोग आज उन स्थानों पर जाकर के दर्शनों के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से 2015 में 19 नवंबर को हमारे 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 2018 में महापरिनिर्वाण दिवस स्थल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग समय समय पर बाबा साहब का नाम लेकर वाई लूटने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए देश का जो दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज और हमारे जो विशेष तौर से महिलाएं हैं, उन सबको बाबा साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया, उनको वोट का अधिकार दिलाया। तो आज देश का हमारे एससी समाज के, अनुसूचित एससी और एसटी समाज के पूरे देश के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था रखते हुए जिस प्रकार से तीसरी बार देश में कांग्रेस पार्टी को हरा करके सरकार बनाई, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार छत्तीस बिरादरी के सहयोग से आज नायब सैनी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। इसलिए हम जो कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को, हमारे नेताओं को इस प्रकार से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश का और प्रदेश का दलित समाज इस बहकाव में आने वाला नहीं है। निश्चित तौर से आज पूरे देश और प्रदेश में आज हित सुरक्षित हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, प्रदेश में नायब सैनी के हाथों में है। इसलिए मैं जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो प्रेस के माध्यम से हमारे गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी को कंडम करने की कोशिश की, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये संविधान और आरक्षण को समाप्त करने की बात एक बयान दिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी की जान है देश में कोई आरक्षण को कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ जाए तो उसके बाद तो कोई सेकेंडरी कोई बात रहती नहीं है। ऐसे दीवान साहब, अमित शाह जी के मन में
ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने ये कहा तुम बार बार ये बाबा साहब का नाम के चिल्ला रहे हैं, इतनी बार आप भगवान का नाम ले लेते शायद भगवान भी तुम्हें दर्शन कर देता। क्योंकि इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदा बाबा साहब का अपमान किया है, उस पीड़ा के साथ उन्होंने शब्द कहे थे। आज आपको बाबा साहब नजर आने लग गए और अपने समय में आपने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, उस पीड़ा के साथ उनके शब्द थे। अदरवाइज आज पूरी पार्टी और हमारे नेता बाबा साहब को सम्मान देते हैं और देते रहेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी, मैं कहता हूं केंद्र और प्रदेश के जो नेता अभी सदमे से बाहर नहीं आए, ये जो भी पत्ता फेंकते हैं उसमें फेल होते हैं। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव के बाद इन्होंने वाही लूटनी शुरू कर दी थी, पूरे देश में बदलाव होगा, जहाँ भी बाई इलेक्शन होंगे कांग्रेस आएगी, हरियाणा में कांग्रेस आएगी, तो इसलिए लोग समझ चुके थे कि हम नहीं कहते कि पार्टी में कई बार टिकटों के बंटवारे में थोड़ा बहुत फेरबदल रह जाता है, कुछ चूक रही होगी, मैं नहीं मानता, ये संगठन का वरिष्ठ नेताओं का काम था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति नहीं थी कि हमारी 5 सीट आए, वो आपको भी पता है। लेकिन पार्लियामेंट में साबित कर दिया, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद असेंबली में, कि हरियाणा प्रदेश के लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कितनी सीटें ऐसी हैं बहुत कम मार्जिन से भी हमारे हैं। तो निश्चित तौर से खासकर महाराष्ट्र के ऊपर भी गया, उत्तर प्रदेश बाई इलेक्शन के ऊपर भी गया। तो इसलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो चुनाव में लोगों ने मन दिखाया है, और इन एडवांस मैं आपको याद बात कह सकता हूँ, मैं नहीं बोल रहा, आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने बोलना शुरू कर दिया है। आपके बीच में भी आपको कहते होंगे कि जिस प्रकार से गुजरात में 25 साल तक लगातार नरेंद्र मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हरियाणा प्रदेश में 25 साल अब भारतीय जनता पार्टी सरकार जाने वाली नहीं है। इसलिए चाहे पार्लियामेंट है, चाहे विधानसभा है, कोई भी चीज़, या लोकसभा स्पीकर की वेल है, राज्यसभा स्पीकर की वेल है, सब एक लाइनें हैं। कोई भी उस परिवेश से तोड़कर कोई आगे जाएगा तो हर व्यक्ति कानून से बंधा हुआ है। आज भी मुझे ध्यान है, स्वर्गीय सम्मानित बोलता हूँ उनको मैं, चौधरी बंसीलाल की सरकार थी, और हमने विधानसभा के नीचे हमने प्रदर्शन किया था। धारा 144 होती है, तो हमारे 188 के खिलाफ धारा 188 में हमारे मुकदमे दर्ज हुए थे, और हमने वो कोर्ट में गए, सालों भर तक हमने तारीख भी उगती, उसके बाद वो खत्म हुए। तो इसके लिए कानून सब के लिए, बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा, आम व्यक्ति है, कानून अपना काम करता है। इसमें दीवान साहब अच्छा सवाल आपने किया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में हमने 5 लाख मकान देने का तय किया है, और जो 100 गज के प्लाट हैं, कांग्रेस पार्टी दावा करती है कांग्रेस पार्टी ने प्लाट केवल दिखाए थे, या तो उन गरीब आदमियों के प्लाट कहीं कहीं किलोमीटर दूर काट दिए, उनको सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन उनको कोई कब्जा दिलाया।
लेकिन नायब सैनिक सरकार बनने के बाद सरकार ने आदेश दिए कि उन गरीब आदमियों को तुरंत रजिस्ट्री करा कर उनको कब्जा दिलाया जाए, और मैंने भी खुद अपने विधानसभा में कई गांव के अंदर उनके कब्जे दिलाए हैं। इसके अलावा हमने तय किया है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, कि हम 5 लाख लोगों को मकान देंगे या प्लाट देंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अर्बन में 30 गज का प्लॉट देकर मकान के लिए तय किया, जो महाग्राम है हम उसमें 50 गज का प्लाट देंगे, और जो आम जनरल विलेज है उसमें हम 100 गज का प्लाट देंगे। और हरियाणा प्रदेश की काफ़ी पंचायतों के, हजारों पंचायतों के प्रस्ताव भी आ चुके हैं कि हम गरीब आदमियों को प्लाट देने को तैयार हैं। और उससे पहले जैसे आपने कहा कि जिन गांव के अंदर ज़मीन नहीं है और वो पात्र हैं, तो सरकार ने ये तय किया था हम उन पात्र लोगों के खाते में हम 1 लाख रुपए की राशि भेजेंगे, जैसे गरीब आदमी को सारा अलग से कुछ पैसे मिलाकर अपना प्लॉट ले सके। और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश का सर्वे चल रहा है। जो गरीब आदमी हैं हम उनके लिए, जो सरकार की तरफ से ग्रांट आती है, केंद्र से भी आती है, प्रदेश सरकार का शेयर होता है, हम लोगों को मकान बनाकर देंगे। दूसरा, हमने गरीब आदमियों के लिए ये भी तय किया है कि गरीब आदमी जो 200 गज, पहले 200-300 गज के प्लाट थे, अब हमने 100 से 500 गज तक कोई भी ग्राम पंचायत की ज़मीन में किसी का मकान है, वो या तो तालाब में ना आता हो, फिरनी में ना आता हो, अकृषि भूमि होनी चाहिए, हम कलेक्टर का मार्केट रेट पर उनको मालिकाना हक देंगे। इसको हमने विधानसभा में बिल लेकर आया था कि किसी भी समाज का कोई व्यक्ति 20 वर्ष पूर्व गलती से कोई ग्राम पंचायत की जमीन में मकान बना लिया और 100 गज से 500 तक का वो एरिया है, कब्जा है, मकान बना हुआ है, उसको मालिकाना हक देंगे, रजिस्ट्री देंगे उसको बना। हाँ, ये मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमीन अक्वायर आपको पता है करने का पाबंदी है, तो इसलिए सरकार के अक्वायर कर नहीं सकती। तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने जो चुनाव पहली बार जब ओथ ली उसके बाद इन्होंने घोषणा की थी। इसके लिए विभाग का अभी सर्वे जारी है, तो इसके लिए बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बहुत जल्दी एक लॉन्च करने वाले हैं। तो इसमें पूरे प्रदेश के अंदर उन्होंने टारगेट दिया, कम से कम बहुत जल्दी से जल्दी फर्स्ट फेज की वो लॉन्चिंग करने वाले हैं। हाँ, नए साल में हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। जिस प्रकार से मैं 2000 में हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन था, पायलट प्रोजेक्ट पर मैंने खुद का अपना गांव लेकर के हाउसिंग बोर्ड बनाई थी, 83 घर बनाए थे। तो कई साथियों में से किसी को शायद जाने का अवसर मिला नहीं मिला, आप उस कॉलोनी के अंदर जाएंगे, ग्राम पंचायत है, जब आप वहाँ जाने के बाद आप ये महसूस करेंगे हम पंचकुला में हैं, चंडीगढ़ में। इस तरीके से वो हमने 200 गज के 165 गज के प्लाट बना रखे हैं। इसी पैटर्न को लेकर फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट और तैयार करें। अभी 16 तारीख को, इसी 16 दिसंबर को मैं एसीएस और डायरेक्टर पंचायत सभी अधिकारियों को लेकर मैं इसराना गया था। इसराना जो एनसी मेडिकल कॉलेज के साथ और ग्रीन मार्ट पलाना, इसराना अनाज मंडी के साथ 56 एकड़ ज़मीन है, ग्राम पंचायत की है। इसी प्रकार से मैं पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे मतलोडा के अंदर हमने कॉलोनी स्थापित की है, वो अभी अंडर प्रोसेस से काम चल रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जो शहरों के नज़दीक जो बड़े बड़े गांव हैं, इस प्रकार की जो सुविधाएं शहरों में मिलती है तो ग्रामीण अंचल में भी सुख सुविधा मिले, जिससे ग्रामीण अंचल के लोगों को भी लगे कि जो शहर में सुख सुविधाएं मिल रही है हमें भी मिल सकें, ऐसी हमारी योजना है। उसके अंदर हमारा सीवरेज सिस्टम है, पार्क है, कम्युनिटी सेंटर है,
और मतलोडा में तो हर 2 घर के ऊपर एक 25 kV का ट्रांसफार्मर भी है। अलग से जो एक शहर के अंदर जो हुड्डा के अंदर फैसिलिटी होती है, वो सारी फैसिलिटी हम उस कॉलोनी के अंदर दे रखी है, देंगे। महाग्राम उसमें वैसे कोई एक क्राइटेरिया नहीं, कोई ज़रूरी नहीं महाग्राम में बने। बुलाना कोई महाग्राम नहीं, मीडियम क्लास है, ग्राम पंचायत के पास ज़मीन है, और हाईवे पर है, साथ में मेडिकल कॉलेज है, ग्रीन मार्केट है, वहाँ पर स्थापित हो सकता है। और वहाँ से 10-12 किलोमीटर पानी पे आता है, 10 मिनट में आज सड़कें इतनी अच्छी बन चुकी है, हर 10 मिनट में 10-12 किलोमीटर कवर हो जाता है। इसके लिए पॉपुलेशन जिसकी 10,000 से ज़्यादा आबादी है। उस महाग्राम में आपने जो पूछा कि सरकार ने फैसला किया है, जो महाग्राम है उसमें हम सीवरेज सिस्टम दे रहे हैं, और पायलट प्रोजेक्ट पर शायद 22 ऐसे महाग्राम हैं जिनका अभी सीवरेज सिस्टम का कार्य चल भी रहा है। 56 के करीब लगभग। नहीं, इसके लिए हम प्लॉट सिस्टम करेंगे। जो कॉस्ट हम पंचायत नहीं, विभाग पैसे देगा ग्राम पंचायत को, हम फ्री नहीं लेंगे। हाँ जी, प्लॉट, हाँ जी, उस हाँ डेवलपमेंट हम कराएंगे उसका। हमने हाउसिंग बोर्ड ने हमने डेवलपमेंट हमने किया था, जो कॉस्ट लैंड किया कस्ट, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी जमीन देखी है, उसका सारा प्रोसेस अंडर प्रोसेस है। वो एक गांव की नहीं, इसके लिए ये पायलट प्रोजेक्ट है, उसके बाद आगे नहीं बढ़े। नहीं ये नहीं दीवान साहब, ये बात पायलट प्रोजेक्ट की है, वो मेरी देख रेख में रहेगा। नहीं ऐसे ना, पायलट प्रोजेक्ट तो सक्सेस पहले मैं विश्वास है मुझे सक्सेस है, बतौर हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन जो मैंने बना रखे उसमें सक्सेस है, तो इसमें मेरे ख्याल में 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सक्सेस होंगे इसमें, क्योंकि हम सक्सेस पहले हो चुके दीवान साहब। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।